अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, चैप्टर 13 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, बाकी सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे लेक्चर, थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, और आज ये लास्ट लेक्चर ये बस प्लेलिस्ट में होगा। तो आप उधर से अगर आपने रिव्यू करना है चैप्टर को या कोई टॉपिक समझना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आए आगे हम करते हैं इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है। सबसे पहला न्यूमेरिकल इंतहाई आसान, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। टाइम आपको दिया भाई साहब उसने 1 मिनट, यानी कि टाइम कितना है 1 मिनट। हमारे मिनट का हिसाब नहीं है, हमारे सेकंड का है। पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, हाँ पढ़ने वाले बच्चे हो। अच्छा, और 300 मिली एम्पेयर करंट गुजर गया भाई साहब, 300 मिली करंट, 300 मिली एम्पेयर, ठीक है, यानी कि 300 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। अब आपने बताना है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आपको पता है 1 इंटू 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि I बराबर होता है Q/T, यही होता है। और जो Q बराबर है वो अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स वो बराबर है NE के। तो अगर हम इसमें पुट करें तो I बराबर आ जाएगा NE/T, और यहाँ से N बराबर आ जाएगा I × T/E। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आंसर हमारे पास बनेगा 1.125 इंटू 10⁻20, 1.125 इंटू 10⁻20। इसके कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि ये जस्ट आ नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे पूछे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था, फटाफट हल हो गया। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 2, 90 कूलम। अच्छा, बड़ी बार ये पेपर में आया, 90 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 45 मिनट, व्हाट इज द करंट इन द वायर। ठीक है, 90 कूलम चार्ज है, चार्ज उसने बता दिया आपको 90 कूलम, और आपको टाइम बता दिया उसने 1 आवर एंड 15 मिनट। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 प्लस 15 1 घंटे का चौथा हिस्सा है, तो 3600 का चौथा हिस्सा कितना बन जाएगा, 900। वैसे आप इसे कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 के साथ 15 को, ठीक है, और फिर ये 900 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4500 सेकेंड। अब आपने बताना है कि कितना करंट गुजरा है, तो मुझे पता है कि इसका करंट का सिंपल सा फार्मूला I बराबर है Q/T। Q की वैल्यू है 90/4500 विच इज इक्वल टू 1/500 आई थिंक, और इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 0.02 एम्पेयर। ठीक है, 0.02 एम्पेयर कैन बी रिटन एज 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये 20 मिली एम्पेयर कैसे आया ये भी मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। आप क्या करो, 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 पे डिवाइड करो। ये जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 0 इधर काट देंगे तो इधर बचेगा 20, और ये 10 की पावर ऊपर जाकर बन जाएगा -3 विच इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया, आसान न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है लेकिन आसान है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें, वो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आपको सर्किट बना दिया, एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, असल में रेजिस्टर कितनी कितनी है जी, 6 3 3 और 6 की बैटरी है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, और इधर से एक और रेजिस्टेंस है, और ये मेरे ख्याल से ऐसे ही ये सर्किट बना हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 है 6 ओम की, R2 है ये भी 6 ओम की, और जो R3 है ये है 3 ओम की। ठीक है, मैं इन दो साइडों का नाम दे देता हूँ, साइड A और B। तो सबसे पहले तो आपने इस सर्किट का बताना है इसको करंट, ठीक है, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, 1 के अक्रॉस, 2 के अक्रॉस और 3 के अक्रॉस। ठीक है, सिमिलरली टोटल करंट ट्रांसफॉर्म द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, सॉरी उसने वोल्टेजेस नहीं कही, उसने कहा कि
हर रजिस्टर के क्रॉस करंट, ठीक है। तो I1, I2 और I3 ये बता दें। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला रूल है वो लगाऊंगा। मैं कहूँगा इस सर्किट की इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट पहले मैं लगाऊंगा इन दोनों की। दो अगर पैरेलल में हो तो इनकी इक्विवेलेंट होती है 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगी 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगी। यहाँ से R इक्विवेलेंट चली जाएगी ऊपर, और इस R इक्विवेलेंट के साइड में लिख देता हूँ AB, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस में लिख देता हूँ AB, यानी कि इन दो साइडों की इक्विवेलेंट है, ये है 1/6 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6, इधर आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट AB। तो यहाँ से अगर आप देखें तो लेफ्ट को उल्टा दो, इधर से उल्टाओ इधर से उल्टाओ, तो आप देखोगे R इक्विवेलेंट विच इज AB इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जगह पर अब यह सर्किट कुछ यूं बन जाएगा। तो इसके आंसर 3 ओम आया, इसका आंसर भी 3 ओम आया। अब टोटल इक्विवेलेंट क्या होगी सर्किट, वो होगी इक्विवेलेंट ऑफ AB प्लस R3, 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक हो गया। तो अब ये सर्किट मजीद सिंप्लीफाई होकर कुछ यूं हो गया। अब मैं कहता हूं कि सर्किट से करंट कितना गुजरा है, V इज इक्वल टू IR, तो I बराबर है V/R 6/6 विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। इसका मतलब है इस सर्किट से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। अब हमने देखना है कि इसके अक्रॉस कितना करंट है, इसके अक्रॉस कितना और इसके अक्रॉस कितना है, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन अब हमने करनी है इन तीनों करंट्स को, ठीक है। इक्विवेलेंट वाला सारा रोला समझ आ गया ना आपको। अब अगर आप देखें ये 6 था, अच्छा अगर आप देखें इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस आप देख रहे हो ये दोनों सीरीज में है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कुछ और होगी। मैं कहता हूं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ए बी है वो आएगी I × R इक्विवेलेंट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो R इक्विवेलेंट थी, इसके अक्रॉस जो करंट है वो इधर से इंटर होगा और वो होगा 1 एम्पेयर, और इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट थी वो थी 3, और ये ए बी जो आएगा VAB वो आएगा सिंपल सा 3 वोल्ट, यानी कि जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी वोल्टेज इसके क्रॉस है। अब मैं लगाऊंगा V1 × I1 × R1, ठीक है। तो V1 कितना आया है 3, R1 कितना है 6, तो आ जाएगा 0.5 एम्पेयर, ठीक है। सिमिलरली मैं कहूँगा V2 इसके अक्रॉस जो होगा V2 वो कितना होगा, वो आएगा I2 × R2। अब I2 कितना है, वो आएगा V2/R2। V2 कितना था 3/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। अच्छा अगर 3 वोल्ट इसके अक्रॉस डिवाइड हो गए, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई होगी, तो सिमिलरली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको मैं V कह देता हूँ, आएगा I3 × R3, ठीक है। अब I3 किसके बराबर आ जाएगा V/R3। 3 वोल्ट तो इन दोनों के क्रॉस है, तो बाकी कितनी बची 3, तो क्या आ जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, ठीक है। तो इस सर्किट से 1 एम्पेयर करंट गुजरना है, तो जाहिर सी बात है ये सीरीज में है, तो जितना इधर से घूम घुमा कर करंट इंटर होगा उतना ही निकलेगा, और वो आ जाएगा 1 एम्पेयर, ठीक हो गया। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कहता है आपको रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैसे किया, 2 × 2 लंबाई ज़रब चौड़ाई, 4 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बार किया है, और 100 पे 2 बार डिवाइड करेंगे, एक बार लंबाई के लिए एक बार चौड़ाई के लिए, 4 × 10⁻⁻⁴। उसके बाद वो कहता है लेंथ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर, 100 पे डिवाइड किया है सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस विद रेजिस्टिविटी 11 × 10⁸, रेजिस्टिविटी है 11 × 10⁻, तो आपने इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देंगे।
ठीक है जी, -8। तो आपको पता है R इक्वल टू रो L ओवर ए। रो की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 10 की पावर -8, 0.4 ओवर 4 इंटू 10 की पावर -4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो R का आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1 इंटू 1 10 की पावर -4, 1.1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ओहो सही हो गया। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 इंतहाई आसान था ये। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहता है दी रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एट 0 डिग्रीज 1 इंटू 10 की पावर 4। 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस होती है हम उसे बताते हैं 1 इंटू 10 की पावर -4 ओहम। ठीक है, उसका व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 की। ठीक है, तो टेम्परेचर जो इनिशियल है वो 0 डिग्री यानी कि 0 + 273 विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। उसके बाद नए टेम्परेचर पर आपने रेजिस्टेंस बतानी है और वो जो नया टेम्परेचर है टी कह लो उसे, वो है 500 डिग्री। क्या आएगा 500 + 273 विच इज इक्वल टू 773 केल्विन। अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका, आयरन का है 5.2 इंटू 10 की पावर -3 ये है। तो अब बताओ आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा जुगाड़ हमारे पास है, अल्फा बराबर है RT - R0 ओवर R0 इंटू टी। और ये टी कैसे निकलेगा, टी होता है कैपिटल 773 - 500 विच इज इक्वल टू 500 नहीं 273। इस फाइनल टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 500 केल्विन। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देखो तो क्या लिखा जा सकता है, अल्फा नॉट इंटू RT - R0। ये इधर माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, अल्फा R0 T प्लस R0 विच इज इक्वल टू RT। तो RT को ऐसे लिखा जा सकता है, इनमें से R0 कॉमन आ रहा है 1 प्लस अल्फा T। R0 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -4। आई थिंक ये -4 ही थी, आई एम सॉरी ये 4 थी। ठीक है, मुझे गड़बड़ लग रहा था, ये थी 4 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 5.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टेम्परेचर कितना है 500। इसको इससे ज़रब दो, इसमें एक ऐड करो और फिर इससे ज़रब दो। जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तो कर ही लोगे यार कैलकुलेटर पे, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। लो जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। आगे के जो 3 न्यूमेरिकल हैं वो बड़े ध्यान से और गौर से आप लोगों ने समझने हैं, क्योंकि असल में वो न्यूमेरिकल थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, लेकिन इतने भी कम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। ठीक है, वो आएंगे आपके किरचॉफ रूल्स को और सर्किट्स फॉर वो प्रोसीजर फॉर सर्किट सोल्यूशन, उनको इस्तेमाल करते हम उन्हें हल करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, वो कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल इन दिस सर्किट। ठीक है, हर सेल में आपने बताना है कि कितना है। तो ये आपको बैटरी दी उसने, उसके बाद नीचे इसका पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव, इधर भी नीचे सॉरी इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यूं। और ये रेजिस्टेंस इंटरनल है, ये इधर आ जाएगी। उसके बाद ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का आपको एक गुचू सा सर्किट दिया उसने। इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 ओम की। ठीक है, R। इस तरह एक इंटरनल रेजिस्टेंस इधर है, इसका नाम मैं R1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं R2 रख देता हूँ, और ये है 0.90 की, 0.90 ओम की। ठीक है, और जो मेन रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी हुई है, जो ये वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये है 8 ओम की। ये है बैटरी 24 वोल्ट की और ये है 6 वोल्ट की। अब आपने बताना है कि इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, इसको आप T1 कह लो, और इसके अक्रॉस T2, ये कितना होगा। ठीक है, ये आपसे सवाल है। अब सबसे पहले तो आप देखो कि कौन सी बैटरी ताकतवर है जिसके मुताबिक करंट चलेगा। तो हम कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस बैटरी के मुताबिक चलेगा। सही हो गया। अगर करंट इस बैटरी के मुताबिक चलेगा तो फिर यहाँ से करंट आएगा और सर्किट सीरीज है, तो इसका मतलब बस पूरे सर्किट में एक ही करंट गुजरेगा।
सबसे पहले तो हम इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या होगी, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट है, तो मैं लिखूँ R1 प्लस R2 0.10 प्लस 8 प्लस 0.90। तो अगर आप इनकी आर इक्विवेलेंट देखें तो आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगी 9 ओम के। ठीक हो गया। दूसरा, आप करंट किसके मुताबिक चलेगा, तो वो नेट ईएमएफ बनेगी। जो नेट ईएमएफ या नेट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V1 में से आप V2 माइनस कर दो, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट लग गया, तो 24 में से 6 इसके हो जाएंगे माइनस, तो आंसर बचेगा 18 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, तो I बराबर आ जाएगा V ओवर आर इक्वलेंट। V है जी आपके पास 18 ओवर 9 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब है सर्किट से इतना करंट गुजर रहा होगा, जिसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास 2 एम्पियर। ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है VT1 वो आएगा EMF1 माइनस I इंटू R1। EMF कितनी है 24 माइनस I कितना है 2 और यह है 0.10। इसको आप इसे मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 0.2 विच इज़ इक्वल टू, इसका आंसर बनता है 23.8 वोल्ट। तो इसका आंसर आएगा 23.8 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो है 23.8 वोल्ट। अच्छा, अब इसके अक्रॉस क्या होगा, इसके अक्रॉस होगा VT2 विच इज इक्वल टू EMF2 प्लस इंटू I R2। आप बड़े हैरान हो गए यार सर, इधर तो आपने माइनस किया, इधर क्यों प्लस किया। अगर आप EMF वाला टॉपिक देखो तो मैंने कहा था कि जब इसके लो से हाई से लो जा रहा है तो यहाँ पर गेन होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेट पोटेंशियल बनेगा, एक जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है इंटरनल के, और एक पोटेंशियल जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। इसके क्रॉस जो कितना हो रहा है वो है 6 वोल्ट, 2 इंटू 0.9, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1.8 विच इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट। इसका मतलब है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 7.8 वोल्ट होगा। ठीक है, एक पोटेंशियल ये और एक पोटेंशियल ये। सही हो गया। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा आगे ले जाओ और दोबारा देख लो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक दो बार देखोगे तो खोपड़ी में मस्त करके ये न्यूमेरिकल फिट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें भाई। अगेन डायग्राम वाला रोला, कोई मसला नहीं, अभी करके देगा तेरे को बाबा। अच्छा जी, अबे यार क्या है बुक को। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7, ये आपके सामने भाई साहब 2 डायग्राम हैं। एक बैटरी है यूं करके, एक रेजिस्टेंस है यूं करके। सही है जी। उसके बाद है एक रेजिस्टेंस है इधर यूं करके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और एक है यूं करके। ठीक है, मैंने कोई अजीब सी बना दी है, 9 वोल्ट 6 वोल्ट। अच्छा जी, इधर बैटरी 9 वोल्ट की है 6 वोल्ट की है, 9 वोल्ट 6 वोल्ट। उसके बाद है जी R1 और R2। ठीक है, तो R1 और R2। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर सर्किट सॉल्यूशंस के मुताबिक आपने क्या करना है, चलो भाई, सबसे पहले सर्किट फॉर प्रोसीजर सॉल्यूशन के मुताबिक आपने क्या करना है, सबसे पहले लूप्स बनानी है। ठीक है, तो मैं नाम दे लेता हूँ A B C D E F। सबसे पहले लूप मैं शुरू करता हूँ A B E D A, और जो दूसरी लूप है मैं शुरू करता हूँ इधर से B से कर लेते हैं B E F C B। ठीक है, तो सबसे पहले एक लूप को सॉल्व करेंगे फिर दूसरी को, लेकिन उससे पहले आपने लूप्स बनाने के बाद करंट डिसाइड करने। तो करंट हम इसके मुताबिक ले लेते हैं। इसका करंट हुआ I1, और जैसा इसमें लिया है वैसा इसमें लेना I2। I1 लेते हैं, तो सबसे पहले 4 A B E D A, इस लूप को सॉल्व करूंगा मैं। इसके अंदर देखो ये करंट लो से हाई से कहाँ गया है, लो, तो इसका मतलब है इसकी EMF को मैं क्या देता हूँ E1 और इसकी EMF को क्या देता हूँ E2। तो ये हाई से लो गया है, अगर ये हाई से लो गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आया होगा लॉस, तो आएगा E2 माइनस का। ठीक है, सॉरी E1 माइनस का, माइनस ये करंट घूमेगा इधर से आएगा, इधर से जो करंट आएगा वो I1, लेकिन उसी वक्त नीचे से भी एक करंट आ रहा होगा जिसका नाम क्या होगा I2 इंटू R1। ठीक है, और गुजरने के बाद ये करंट इधर आ जाएगा। ये लूप हो गई पूरी। इसके अंदर आप इसकी वैल्यूज डालो, ये आएगी -9 माइनस I1 माइनस I2। R1 की वैल्यू बुक ने हमें बताई है जी 18। ठीक है, ये वैल्यू है 18, और R2 की भी लिख देता हूँ।
R2 की वैल्यू थी 12, ठीक है, इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 18, तो इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट रूल किरचॉफ का आपने लगा देना है। R1 की वैल्यू कितनी है 18 विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18i2 माइनस 18i1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इससे भी किया, इस माइनस को अंदर भी किया इधर भी किया। ये माइनस से जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इससे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इन सब में अगर आप गौर करो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन सब में इधर से 9 कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा 2i2 माइनस 2i1 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं फॉर द सेकेंड लूप BEFCB, ठीक है। तो सबसे पहले लूप इधर से शुरू करते हैं, हाई से लो आएगा तो माइनस E2 हो जाएगा, हाई से लो आएगा, फिर माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। E2 की वैल्यू लिख दो भाई 6 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू का नाम है I2, लेकिन I2 के साथ R2 और R2 की वैल्यू है 12, तो आ जाएगा 12I2 माइनस 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 और R1 की वैल्यू है 18I2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 18 R1 इज इक्वल टू 0 और R1 की वैल्यू 18I1। ये बन जाएगा सारा आपका मसला, ठीक है। माइनस I2 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 30I2 प्लस 18I1 इज इक्वल टू 6। सब में कॉमन आ रहा है 6, तो इधर आ जाएगा 5I2 प्लस माइनस 5I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। किसको करें, ऊपर वाली को आप मल्टीप्लाई कर ले भाई साहब, किसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 से, और नीचे वाली को कर लो 2 से, ऊपर वाली को करो 5 से, तो आ जाएगा 10I2 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 5, और नीचे वाली को कर लो 2 से माइनस 10I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 2। इनको ऐड कर दो, ये कट जाएगा तो इधर बचेगा माइनस 4I1 इज इक्वल टू 7, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आती है 7/4, करने के बाद आपने इसे सॉल्व किया तो आती है माइनस 1.75 कितनी आती है 1.75 एम्पियर, और ये माइनस सिर्फ करंट के डायरेक्शंस के लिए, और इसका कोई चक्कर नहीं है, बस आप इसको माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो। हमें वैल्यू ढूंढनी थी, बस वो हमने ढूंढ ली, ठीक है। इसी तरह आप इस I1 की वैल्यू को इनमें से किसी एक में पुट कर दो, इधर पुट कर दो तो आ जाएगा 2I2 माइनस 2I1 की वैल्यू है 7/4 इज इंटू 1। ये इधर कट गया तो आ जाएगा 2I2 2 माइनस 7/2 इंटू 1। ये इधर माइनस क्या है, ये भाई साहब इधर माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस 7/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 9/2, इसको मज़ीद इधर ले आओ तो I2 बनेगा 9/4, और इस 9/4 को हल करो तो I2 की वैल्यू आती है 1.25 एम्पीयर, ठीक है। मुझे नहीं पता ये यही बनती है या कैसे बनती है, लेकिन ये मैं जस्ट कैलकुलेशंस इधर कर रहा हूँ, तो इन कैलकुलेशंस के मुताबिक तो यही कैलकुलेशंस आ रही हैं, ठीक है। बाकी आप मज़ीद कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना कि क्या ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या मे भी कहीं गड़बड़ हो, तो क्योंकि मैं लेक्चर को पूरा करने के लिए इधर से वैल्यूज़ को देख रहा हूँ, ठीक है। तो I1 की वैल्यू ये आती है, I2 की वैल्यू ये आ जाती है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने इसके क्रॉस लिखनी है, ठीक है। मतलब आपने करंट्स ढूंढ लिए कि सर्किट के अंदर कौन से करंट्स चल रहे हैं। अगर आप गौर करो तो I1 की वैल्यू मैं इधर बोर्ड पे लिख देता हूँ, मेथड यही है, मे भी कहीं मिस्टेक हुई हो तो आंसर मैच ना करे, लेकिन I1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1.75 और I2 की वैल्यू लिख देता हूँ 1.25, ठीक है। 1.25 और 1.75, ठीक है। अब अगर आप इसके अक्रॉस देखो, R2 के अक्रॉस जो करंट था उसका नाम था जस्ट I2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू आपके पास आई 1.25 एम्पीयर, यानी कि R2 में से ये करंट गुजरा। अब देखते हैं
करंट अक्रॉस R1 के अक्रॉस जो करंट था I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। अब आपने देख लेना ताकतवर कौन सा है। ताकतवर अगर आप देखें तो I1 है, I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू 1.75 माइनस 1.25 विच इज इक्वल टू 0.50 एम्पेयर। ठीक है, तो हाँ जी 0.5 एम्पेयर, तो ये करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो ताकतवर उससे देखकर इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 8 देखते हैं। उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन है बिल्कुल इसके जैसा ही। थोड़ा सा लेंथी है, डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये मैं इधर मेरे ख्याल से 1 2 3 4, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, मैंने पूरी कर दी। ये है 10 वोल्ट की बैटरी इधर। उसके बाद है जी एक रेजिस्टेंस इधर है, इसके अंदर लगी हुई है जस्ट 3 रेजिस्टेंस, और ये है 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब इधर मैं इसके आगे लिख देता हूँ R1, उसके बाद है R2 R3। ठीक है, R1 है 1 ओम की, R2 है 2 ओम की, उसके बाद R3 है 1 ओम की, R3 है 1 ओम की, उसके बाद है R4 1 ओम की, R4 है 1 ओम की, और R5 है R6 है 1 ओम की, R6 है 1 ओम की, और R5 है अगेन 2 ओम की। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ हैं। ये EMF 2 है, ये EMF 1 है। सही हो गया। अब आपको पता है कि इस सर्किट में से 2 करंट गुजरेंगे, तो करंट की डायरेक्शन आप जैसे मर्जी रख लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसने कौन सा करंट 1 किया है ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना हो। 1 ये वाला I1 और ये वाले का नाम है I2। कोशिश करो जिसमें 1 सीरीज आ रही है, जैसे 1 है तो इधर 1 लिख लो, इधर 2 EMF लिखे तो 2 लिख लो। अब इसकी बना दो जल्दी से, जल्दी एक इक्वेशन बेहतरीन सी। अगर आप इसको देखो तो इसके आ रहा है हाई से लो की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से, तो आ जाएगा EMF 1 गेन माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली आपने करना है। EMF 1 की वैल्यू इधर है जी 6, माइनस R1 की वैल्यू है 1, माइनस R2 की वैल्यू थी 2 प्लस 2 I2 माइनस R3 की वैल्यू गेन है 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो बचेगा 2 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, और इसके बाद बनेगा 2 I1 माइनस 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बनेगा इसकी कैलकुलेशन। इन सब में मैंने 2 कॉमन लिया और इसको सोल्व आउट कर दिया। ठीक है, सिंपल आपने किरचॉफ का रूल लगाया। अब या जो इधर, ठीक है, इधर आप शुरू कर लो कहीं मर्जी से। ठीक है, इसके अंदर उसने कहाँ से शुरू किया है E2, तो देखो इसके आ रहा है हाई से लो, तो आ जाएगा लॉस माइनस I2 इंटू R6 माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2 माइनस इधर से घूम कर आया इधर, तो इधर आएगा तो आएगा माइनस I2 R4 माइनस I2 R5 इज इक्वल टू 0। E2 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस I2 की वैल्यू कितनी है R6 की वैल्यू है 1, तो इधर बचेगा I2 माइनस माइनस R2 की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा 2 I2 प्लस 2 I1। ठीक है, R2 की वैल्यू को मैंने इधर जस्ट इसमें पुट किया है। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई होगी, मैथ है सिंपल सी, आप कर लोगे। और माइनस R4 की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा I2 माइनस I5 की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा 2 I2 इज इक्वल टू 0। इन सबको जब आप सॉल्व आउट करोगे 1 सेम कर लो, 2 सेम कर लो, तो ये बचेगा माइनस 2I1 माइनस 6I2, 2I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इधर माइनस का, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। I1 ये आ गया 1 2, ये 3 हो गए, 3 के बाद ये 3 और 3 6, ये पूरे हो गए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो आ जाएगा
I1 माइनस, बल्कि इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी इक्वेशन बेहतरीन बन गई है, बस इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। तो -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -3, इन दोनों को ऐड करो, ये कट जाएगा, इधर बचेगा -5I2 इज इक्वल टू 7। तो I2 बराबर आ जाएगा 7/5, ठीक है, 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4, तो -1.4 एम्पीयर। अब I1 की वैल्यू देखनी, इस I1 की वैल्यू को पकड़ के आप इधर लगा दो, या किसी इस I2 की वैल्यू को आप इधर लगा दो। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ रही है 0.8, ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सी रजिस्टरों में से कौन सा करंट गुजरा था। इसके क्रॉस सिर्फ I1 गुजरा था, तो I1 की वैल्यू इसके क्रॉस होगी 0.8 वोल्ट। इसके क्रॉस सिर्फ एक करंट गुजरा था जो कि I1 था 0.8। इसके क्रॉस I2 गुजरा था जो कि था 1.4। इसके क्रॉस भी I2 गुजरा था जो था 1.4। इसके क्रॉस भी I2 गुजरा था जो था 1.4। असली मसला है इसका, इसके अंदर दोनों करंट गुजरे थे, I1 भी गुजरा था और I2 भी। जैसे कि इधर नजर, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि एक इधर नजर आ रहा है आपको और एक इधर, तो इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा, 1.4 या 1.8? तो जो ज्यादा ताकतवर है उसमें से कम वाले को निकाल दो, 1.4 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 0.6 एम्पीयर, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये इधर तक R2, हाँ, तो इनके अंदर ये वैल्यू, ये करंट और ये करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये बनता है 2.2 एम्पीयर, ठीक है। सॉरी, इधर मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2.2 एम्पीयर करंट गुजरेगा। अब आगे सवाल है कि इनके क्रॉस पावर कितनी कितनी डेसिपेट हुई। मैं सिर्फ एक की पावर को सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो। पावर का फार्मूला P1 होता है I² × R1, ठीक है। तो जिसके क्रॉस से जो चीज गुजरी है उसके क्रॉस की पावर आपने कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो फिर आ जाएगा I1² × R1। I1 इसके क्रॉस से करंट कितना गुजरा है, 0.8 का स्क्वायर और R1 की वैल्यू है 1, तो 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा 0.64 वाट। तो जैसे ये मैंने एक पावर कैलकुलेट की है, इसी तरह उस चीज के क्रॉस गुजरने वाले करंट की वैल्यूज को आपने उधर पुट करते जाना है और R के इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए पावर्स को कैलकुलेट कर लेना है। ये था आपका चैप्टर 13 के सारे जो एंड में बचे न्यूमेरिकल्स थे, चैप्टर 13 एंड इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 14 को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।